भारत में जब भी आरक्षण का जिक्र आता है तो एक शब्द सबसे ज्यादा उछाला जाता है, मेरिट। दलितों में कोई आईपीएस हो गया, कोई विधायक हो गया, कोई कुछ हो गया, उनके बच्चों को आरक्षण मिल रहा है, क्यों? हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, जय राजपुताना, जय मां भवानी। हम उस समाज से आते हैं जहां सिर कटे थे और धड़ लड़े थे। एक बहुत बड़ी बहस है कि आरक्षण ने इस देश की मेरिट को खत्म कर दिया है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि इस मेरिट का इतिहास क्या है? आज से 70-80 साल पहले नहीं, बल्कि हजारों सालों तक इस देश में दुनिया का सबसे क्रूर और 100% आरक्षण लागू था। वो आरक्षण जिसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। नियम साफ था, शिक्षा और ज्ञान पर सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार होगा, सत्ता और हथियारों पर क्षत्रियों का और व्यापार पर वैश्यों का। देश की बहुसंख्यक आबादी यानी शूद्रों और वर्ण व्यवस्था के बाहर के अति शूद्रों के लिए सिर्फ एक चीज रिजर्व थी, गुलामी। उन्हें संपत्ति रखने, पढ़ने लिखने या मुख्य धारा में आने का कोई अधिकार नहीं था। आज भी शादी में घोड़ी चढ़ने को लेकर हो, इंटरकास्ट शादियों को लेकर हो या जाति पूछकर घर देने की प्रथा हो, जातिवाद आज भी भारत की सबसे जहरीली कुरीतियों में से एक है। दूसरी तरफ अक्सर सवर्णों की तरफ से तर्क दिया जाता है कि हम तो जातिवाद खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इस आरक्षण की वजह से जाति की खाई और गहरी ही होती जा रही है। तो क्या वाकई आरक्षण के खत्म होने से जातिवाद हट जाएगा? अगर हां, तो संविधान निर्माताओं को आरक्षण लाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर जातिवाद खत्म हो चुका है या कहें कि सवर्ण इसे खत्म करना चाहते हैं, तो देश के बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ने वाले दलित बहुजन स्टूडेंट्स अपनी जान क्यों दे रहे हैं? तो आखिर सच क्या है? आज किस्सा में इसी सच के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कुछ सवालों के जवाब। मसलन, क्या सच में आरक्षण ने देश की मेरिट को मार दिया है, या फिर मेरिट खुद एक ऐसा छलावा है जिसे गढ़ने में आपके बैंक बैलेंस और सोशल कैपिटल का सबसे बड़ा हाथ है? क्या आज के मॉडर्न भारत में जाति सच में खत्म हो गई है? सेवियर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? और महात्मा गांधी ने जब हरिजन शब्द दिया तो डॉक्टर अंबेडकर ने उसका पुरजोर विरोध क्यों किया था? कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो अक्सर रिजर्वेशन की डिबेट में हमारे सामने आ जाते हैं, जैसे कि क्या आईएएस बन जाने या पैसे आ जाने पर एक दलित की जाति खत्म हो जाती है, या फिर क्या कम नंबर लाकर मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स अच्छे डॉक्टर्स नहीं बन सकते? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस देश से आरक्षण कभी खत्म होगा? नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। आज किस्सा के इस एपिसोड में बात होगी रिजर्वेशन की, मेरिट की और जाति व्यवस्था की। यह वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिन्हें या तो अपनी जाति नहीं पता या उनके लिए जाति व्यवस्था इस देश से खत्म हो गई है। यह वीडियो उनके लिए भी है जो किसी एग्जाम में फेल होने के बाद रिजर्वेशन को जिम्मेदार ठहराते हैं, और उनके लिए भी जो आरक्षण को रोजगार गारंटी स्कीम समझते हैं। लेकिन यहां हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि यह वीडियो किसी को नीचा या फिर कोई पॉइंट प्रूव करने के लिए नहीं है। यह वीडियो उन सवालों पर बात करने के लिए है जो अक्सर जाति व्यवस्था को लेकर उठते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आरक्षण का विरोध करने वाले अक्सर एक रटा रटाया तर्क देते हैं कि आजादी के बाद इस देश में कोटा सिस्टम लाकर मेरिट की हत्या कर दी गई। लेकिन यह इस देश का सबसे बड़ा सफेद झूठ है। सच्चाई यह है कि भारत में आरक्षण 1950 में नहीं बल्कि हजारों साल पहले लागू हो गया था, जिसे वर्ण व्यवस्था का नाम दिया गया। यह वर्ण व्यवस्था कोई धार्मिक नियम नहीं थी, बल्कि यह दुनिया की सबसे पुख्ता और क्रूर मोनोपोली यानी एकाधिकार की व्यवस्था थी। यह एक ऐसा 100% रिजर्वेशन सिस्टम था जिसने समाज के संसाधनों को जन्म के आधार पर बांट दिया था। मशहूर इतिहासकार प्रोफेसर रामशरण शर्मा ने अपनी किताब शूद्राज इन एंशिएंट इंडिया में वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखा
कि प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था दरअसल सरप्लस एप्रोप्रिएशन यानी अतिरिक्त उत्पादन पर कब्जा करने का एक हथियार थी। धर्मशास्त्रों ने नियम बनाए कि जो वर्ग समाज के लिए उत्पादन करेगा यानी कि शूद्र, उसे संपत्ति रखने या हथियार उठाने का कोई अधिकार नहीं होगा, ताकि वो कभी अपनी मेहनत के फल पर हक ना जता सके और ना ही बगावत कर सके। यानी यह विशुद्ध इकोनॉमी और पावर का गेम था। बौद्धिक संपदा यानी शिक्षा और ज्ञान पर ब्राह्मणों का 100% कोटा, सत्ता और हथियारों पर क्षत्रियों का कोटा और व्यापार पर वैश्यों का। और जो बहुसंख्यक आबादी थी उसे इन धर्मशास्त्रों ने संपत्ति और शिक्षा के अधिकार से पूरी तरह बेदखल कर दिया। जेएनयू की पूर्व प्रोफेसर और इतिहासकार सुवीरा जायसवाल अपनी किताब कास्ट, ओरिजिन, फंक्शन एंड डायमेंशंस ऑफ चेंज में इसे डिकोड करते हुए लिखती हैं, जाति व्यवस्था कोई प्राकृतिक विभाजन नहीं थी, ये एक इंस्टीट्यूशनल एक्सक्लूजन था, जिसे कायम रखने के लिए सिर्फ नियम ही नहीं बनाए गए, बल्कि महिलाओं की सेक्सुअलिटी और विवाह को भी एंडोगमी यानी सजातीय विवाह के जरिए कंट्रोल किया गया, ताकि ये विशेषाधिकार सिर्फ मुट्ठी भर सवर्ण जातियों के पास ही रिजर्व रहे। तो फिर सदियों तक ये व्यवस्था बची कैसे रही? कोई भी समाज इतने बड़े अन्याय को हजारों साल तक कैसे सह सकता है? इसका जवाब है धर्म का डर। वर्ण व्यवस्था को एक डिवाइन सैंक्शन यानी ईश्वरीय कानून बना दिया गया। थियरी ऑफ कर्मा गढ़ी गई। बहुजन समाज के दिमाग में यह भर दिया गया कि उनकी गरीबी, उनकी जिल्लत और अछूत होना उनके पिछले जन्म के पापों का फल है। जब इंसान को लगता है कि उसे सजा भगवान दे रहा है, तो वो सिस्टम से बगावत करना छोड़ देता है। और यहीं से इतिहास में एंट्री होती है उस शख्स की जिसने इस हजारों साल पुराने 100% सवर्ण कोटे के तिलिस्म को तोड़ा। नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुजनों को पहली बार यह एहसास दिलाया कि उनकी बदहाली किसी भगवान का दिया श्राप नहीं, बल्कि सवर्णों की बनाई गई एक सोची समझी साजिश है। अंबेडकर की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने जाति को सिर्फ एक छुआछूत की बीमारी नहीं माना, बल्कि उसे एक सिस्टम के तौर पर डिकोड किया। गांधी समेत सवर्ण बौद्धिकों का एक बहुत बड़ा वर्ग अक्सर यह तर्क देता था कि वर्ण व्यवस्था और जाति असल में समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए डिवीजन ऑफ लेबर यानी श्रम का विभाजन है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने एनाइलेशन ऑफ कास्ट में लिखा, जाति व्यवस्था केवल श्रम का विभाजन नहीं है, बल्कि यह श्रमिकों का विभाजन है। और यह विभाजन भी कोई साधारण नहीं है, बल्कि यह एक ग्रेडेड इनइक्वालिटी है। दुनिया के किसी भी सभ्य समाज में काम करने वालों को ऐसे ऊंच नीच के वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं बांटा जाता जहां से वो कभी बाहर ही ना निकल सके। डॉक्टर अंबेडकर का साफ कहना था कि जब तक इस असमानता को डायनामाइट से नहीं उड़ाया जाएगा, तब तक मेरिट या समानता की बात करना एक धोखा है। क्योंकि जिस समाज में कुछ लोगों को जन्म से ही घोड़े पर बिठा दिया गया हो, कुछ के पैरों में बेड़ियां डाल दी गई हो, वहां आप एक फेयर रेस की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ असमानता को डायनामाइट से उड़ाने की बात कर रहे थे, तो इसका गलत मतलब ना निकाला जाए। हजारों साल तक चले इस 100% सवर्ण कोटे को पहली बार संस्थागत चुनौती तब मिली जब भारत में अंग्रेजों का राज स्थापित हुआ। अंग्रेजों ने जब भारत की डेमोग्राफी को समझना शुरू किया, तो 1881 में हर्बर्ट होप रिस्ले की अगुवाई में हुई जनगणना ने पहली बार जातियों के आंकड़ों को कागज पर दर्ज किया। इन आंकड़ों के मुताबिक शासन और प्रशासन की 90% से ज्यादा नौकरियों पर सिर्फ 1 या 2 सवर्ण जातियों का कब्जा था। इसे तोड़ने की पहली आधिकारिक शुरुआत किसी अंग्रेज ने नहीं, बल्कि कोल्हापुर रियासत के राजा छत्रपति शाहू महाराज ने की। साल 1902 में शाहू महाराज ने देखा कि उनके प्रशासन के 71 बड़े पदों में से 60 पर सिर्फ ब्राह्मण काबिज हैं। इसे खत्म करने के लिए उन्होंने 26 जुलाई 1902 को एक आदेश जारी किया, जिसमें कोल्हापुर रियासत की 50% नौकरियां पिछड़े और दलित वर्गों के लिए रिजर्व कर दी गई। भारत के इतिहास में यह आधुनिक आरक्षण का पहला आधिकारिक दस्तावेज था। इसके बाद 1918 में मैसूर रियासत ने भी मिलर कमेटी बनाकर गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण लागू किया। जब शिक्षा और नौकरियों में यह हिस्सेदारी शुरू हुई, तो डॉक्टर अंबेडकर ने इस लड़ाई को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ मोड़ दिया और यहीं से जन्म हुआ सेपरेट इलेक्टोरेट और कम्युनल अवार्ड्स का।
साल 1930 से 32 के बीच लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने वहां ब्रिटिश सरकार के सामने डंके की चोट पर कहा कि जब तक दलितों को राजनीति में अपना नेता खुद चुनने का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक उनकी स्थिति नहीं सुधरेगी। उन्होंने तथाकथित अछूतों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की। इसका मतलब था कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए कुछ सीटें रिजर्व की जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इन सीटों पर उम्मीदवार भी दलित होगा और उसे वोट देने का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ दलित वोटरों को होगा। सवर्ण वोटर इन सीटों पर वोट नहीं डाल सकेंगे। अंबेडकर का तर्क साफ था कि अगर सवर्णों ने वोट दिया तो वो उसी दलित उम्मीदवार को जिताएंगे जो उनकी जी हुजूरी करेगा, ना कि उसे जो दलितों के हक की बात करेगा। अंग्रेजों ने डॉक्टर अंबेडकर की इस बात को मान लिया। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामजे मैकडॉनल्ड ने एक घोषणा की जिसे इतिहास में कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। इस अवार्ड के तहत भारत के डिप्रेस्ड क्लासेस यानी दलितों को एक अलग राजनीतिक पहचान और पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एक बड़ा सवाल यह था कि जिन जातियों को ये अधिकार दिए जा रहे हैं उन्हें पुकारा क्या जाए, क्योंकि तब तक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए अछूत, डिप्रेस्ड क्लास या आउटकास्ट जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल होता था। इस शब्द का समाधान 1927 के साइमन कमीशन ने निकाला। कमीशन ने ब्रिटिश सरकार को सुझाव दिया कि इन शोषित जातियों को उनके हालात के आधार पर एक अलग सूची यानी शेड्यूल में रखा जाए। इसके बाद जब अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित किया तो उसमें पहली बार शेड्यूल कास्ट यानी एससी शब्द का आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल हुआ। अंग्रेजों ने इस कानून के पीछे एक अनुसूची यानी एक लिस्ट चिपका दी। इस लिस्ट में उन तमाम जातियों के नाम दर्ज किए गए जो सदियों से छुआछूत और सामाजिक बहिष्कार का शिकार थी। क्योंकि ये जातियां एक शेड्यूल का हिस्सा थी, इसलिए इन्हें शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति कहा गया। इसी तरह जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के लिए एक अलग सूची बनी जिन्हें शेड्यूल ट्राइब्स यानी एसटी कहा गया। जब 1935 के एक्ट और आजादी के बाद के संविधान ने इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को मुख्य धारा में लाकर खड़ा किया, तब जाकर सवर्ण जातियों को अपना हजारों साल का एकाधिकार खतरे में नजर आया और इसी एकाधिकार को बचाने के लिए मेरिट का नैरेटिव गढ़ा गया। समाजशास्त्री और प्रोफेसर सतीश देशपांडे अपनी रिसर्च कास्ट एंड कास्टलेसनेस में मेरिट के बारे में लिखते हैं। आजादी के बाद तथाकथित उच्च जातियों ने अपनी ऐतिहासिक कास्ट कैपिटल को मॉडर्न कैपिटल जैसे अच्छी शिक्षा, प्रॉपर्टी और नेटवर्क में बदल लिया और जब उन्होंने इस आधुनिक पूंजी पर अपना कब्जा जमा लिया तब उन्होंने खुद को कास्टलेस घोषित कर दिया और अपनी कामयाबी को मेरिट का नाम दे दिया। आज जब कोई सवर्ण छात्र अपनी मेरिट का दावा करता है तो वो दरअसल अपने उस इनविजिबल कास्ट प्रिविलेज को छुपा रहा होता है जो उसे पीढ़ियों से विरासत में मिली है। यानी मेरिट कोई प्राकृतिक चीज नहीं है। जिस समाज ने हजारों साल तक राज किया हो, जब वो समाज हाशिए पर खड़े किसी दलित से बराबर की रेस लगाने को कहता है तो उसे भला मेरिट का नाम कैसे दिया जा सकता है। लौटते हैं डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष पर। कम्युनल अवार्ड के जरिए डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट का राजनीतिक अधिकार हासिल किया था वो महज 1 महीने ही जिंदा रह सका, क्योंकि इसके विरोध में एक ऐसी ऐतिहासिक घटना हुई जिसने दलित राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। अगस्त 1932 में जब कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई तब गांधी पुणे की यड़वदा जेल में बंद थे। उनका मानना था कि दलितों को अलग वोटिंग का अधिकार देने से हिंदू समाज पूरी तरह बट जाएगा। इसलिए 20 सितंबर 1932 को गांधी ने जेल के भीतर ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। पूरे देश में हड़कंप मच गया। डॉक्टर अंबेडकर पर भारी राजनीतिक और सामाजिक दबाव डाला गया। उन्हें एहसास कराया गया कि अगर गांधी को कुछ हो गया तो पूरे देश में दलितों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम होगा। आखिर में भारी दबाव और अपने समाज को हिंसा से बचाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को झुकना पड़ा और 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी के बीच एक समझौता हुआ जिसे इतिहास में पूना पैक्ट कहा जाता है। इस पैक्ट के तहत अंबेडकर को सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग छोड़नी पड़ी। इसके बदले दलितों के लिए सीटों की संख्या तो बढ़ा दी गई, लेकिन वोटिंग का तरीका ज्वाइंट इलेक्टोरेट कर दिया गया। यानी अब रिजर्व सीट पर उम्मीदवार तो दलित होगा, लेकिन उसे वोट सब देंगे,
दलित भी और सवर्ण भी। डॉक्टर अंबेडकर ने बाद में इसका कड़ा विरोध करते हुए लिखा था कि इस ज्वाइंट इलेक्टोरेट की वजह से कोई भी सच्चा दलित नेता कभी चुनाव नहीं जीत पाएगा, क्योंकि उसे जीतने के लिए हमेशा बहुसंख्यक सवर्ण वोटरों की जी हुजूरी करनी पड़ेगी। और शायद यही एक वजह भी रही जिसके चलते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपना चुनाव भी हार गए थे। पूना पैक्ट की इस कड़वाहट ने डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बीच एक ऐसी वैचारिक खाई पैदा कर दी जो इतिहास में कभी नहीं भर सकी। डॉक्टर अंबेडकर गांधी की इस तथाकथित संत वाली राजनीति और उनके मसीहा यानी सेवियर वाले स्वरूप के सख्त आलोचक बन गए। साल 1955 में बीबीसी रेडियो को दिए एक ऐतिहासिक इंटरव्यू में ब्रिटिश पत्रकार फ्रांसिस वॉटसन के एक सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, मैंने गांधी को हमेशा एक प्रतिद्वंदी की हैसियत से देखा है। मैं उन्हें महात्मा कहने से इनकार करता हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उन्हें कभी महात्मा नहीं कहा। वो इस उपाधि के लायक ही नहीं है, नैतिकता के पैमाने पर भी नहीं। सिर्फ इंटरव्यू में ही नहीं बल्कि अपनी मशहूर किताब व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स 1945 में डॉक्टर अंबेडकर ने तथ्यों के साथ ये लिखा है कि गांधी का यह तथाकथित हरिजन प्रेम महज एक राजनीतिक ढोंग था, जिसका असली मकसद सिर्फ हिंदू समाज को बंटने से रोकना और सत्ता में सवर्ण वर्चस्व को बनाए रखना था। इधर पूना पैक्ट के बाद सवर्ण हिंदुओं का पाप धोने और दलितों के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए गांधी ने एक नया शब्द गढ़ा, हरिजन, यानी ईश्वर के बच्चे। उन्होंने हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना की। लेकिन गांधी का नजरिया अंबेडकर की राजनीतिक सोच से बिल्कुल अलग था। साल 1933 में गांधी ने हरिजन नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका भी शुरू की थी। गांधी ने अपने लेखों में स्पष्ट रूप से लिखा कि छुआछूत हिंदू धर्म पर एक कलंक है और सवर्ण हिंदुओं को अपने इस पाप का प्रायश्चित करना ही होगा। हालांकि उन्होंने वर्ण व्यवस्था को सही ठहराते हुए कहा था कि यह तो समाज को चलाने के लिए हर वर्ग को बांटा गया काम है। गांधी का तर्क था कि उन्होंने हरिजन शब्द का चुनाव इसलिए किया क्योंकि समाज ने जिन्हें सबसे नीचा कर दिया है, ईश्वर की नजर में वो सबसे ऊंचे हैं। गांधी का पूरा फोकस सवर्णों के हृदय परिवर्तन पर था। उनका मानना था कि दलितों का उद्धार सवर्णों की सेवा और पश्चाताप से होगा, ना कि उन्हें कोई अलग राजनीतिक शक्ति देने से। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इस हरिजन शब्द का पुरजोर विरोध किया। अंबेडकर का तर्क एकदम स्पष्ट था, हमें आपकी दया, सहानुभूति या भगवान का बच्चा होने का ठप्पा नहीं चाहिए, हमें हमारे राजनीतिक और आर्थिक अधिकार चाहिए। तो फिर इस समाज ने खुद को क्या नाम दिया? यहीं से आधुनिक भारत में एक नए शब्द का उदय होता है, दलित। दलित किसी जाति का नाम नहीं है, यह मराठी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है टूटा हुआ या बिखरा हुआ। दलित मूवमेंट पर रिसर्च करने वाली अमेरिकी इतिहासकार एलेनोर जेलियट अपनी किताब फ्रॉम अनटचेबल टू दलित में इस शब्द की जड़ों को डीकोड करती हैं। एलेनोर जेलियट और प्रख्यात समाजशास्त्री गेल ऑम्वेट के मुताबिक 19वीं सदी में समाज सुधारक ज्योतिराव फुले ने सबसे पहले इस समुदाय की स्थिति और उनके शोषण को बयां करने के लिए दलित शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन इसे एक राष्ट्रीय पहचान और राजनीतिक हथियार बनाया 1970 के दशक में उभरे दलित पैंथर मूवमेंट ने। महाराष्ट्र के नामदेव ढसाल और जेवी पवार जैसे युवा और आक्रामक कवियों ने हरिजन शब्द को सिरे से खारिज कर दिया। यही नहीं, साल 1977 का एक वाकया ऐसा भी है जब मायावती ने जनता पार्टी के कद्दावर नेता राज नारायण को दलितों के लिए हरिजन शब्द इस्तेमाल करने के लिए भरे मन से लताड़ दिया था। हुआ ये कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक सभा चल रही थी जिसमें राज नारायण ने भरे मन से दलितों के लिए कई बार हरिजन शब्द का प्रयोग किया, लेकिन मंच पर मौजूद दलित नेताओं से राज नारायण का विरोध नहीं हुआ। ऐसे ही दलित नेताओं के लिए कांशीराम ने आगे चलकर किताब लिखी थी जिसका नाम था द चमचा एज एंड एरा ऑफ स्टूज। लेकिन उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई करने वाली एक 21 साल की छात्रा ने भरे मन से दिग्गज नेता राज नारायण को आड़े हाथों लेते हुए गरज कर कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में हमारे लिए अनुसूचित जाति शब्द तय किया है, फिर इन्हें हमें हरिजन कहकर अपमानित करने का हक किसने दिया? मायावती ने मंच से तीखा तर्क दिया कि यदि हरि का अर्थ ईश्वर है और दलित ईश्वर की संतान है यानी हरिजन है, तो क्या बाकी लोग शैतान की संतान हैं?
स्कॉलर्स बताते हैं कि हाशियाकृत समाज के लिए दलित शब्द इसलिए स्वीकार्य और सम्मानजनक है क्योंकि ये किसी मसीहा का दिया हुआ दया का ठप्पा नहीं है, ये उनकी खुद की चुनी हुई एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। दलित शब्द सवर्ण जातियों को उनके हजारों सालों के संस्थागत अत्याचार का एहसास दिलाता है। यह शब्द चीख चीख कर कहता है कि हां, तुमने हमें तोड़ा है, कुचला है, लेकिन हम खत्म नहीं हुए हैं, हम अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। लिटरेरी क्रिटिक और स्कॉलर DR नागराज अपनी किताब द फ्लेमिंग फीट में गांधी के इस हरिजन वाले नजरिए पर लिखते हैं, गांधी का पूरा फोकस सवर्णों का हृदय परिवर्तन करने का था। इस अप्रोच ने दलितों को उनके अधिकारों से दूर करके महज दया का पात्र बना दिया और इसी दया भाव से आधुनिक भारत में सवर्ण सेवियर कॉम्प्लेक्स का जन्म हुआ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े स्कॉलर सूरज येंगड़े अपनी किताब कास्ट मैटर्स में लिखते हैं कि यह बिल्कुल वेस्ट के वाइट सेवियर कॉम्प्लेक्स जैसा है, जहां यह मान लिया जाता है कि मार्जिनलाइज कम्युनिटीज बेचारी और बेबस हैं और उनका उद्धार करने के लिए किसी तथाकथित सवर्ण मसीहा का आना जरूरी है। इस सेवियर कॉम्प्लेक्स का सबसे बड़ा उदाहरण हमारा सिनेमा है। साल 2019 में बॉलीवुड फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा की एक फिल्म आई थी, आर्टिकल 15। फिल्म जातिवाद के खिलाफ थी, लेकिन इसमें दलितों को कैसे दिखाया गया? वो कूड़े में सने हुए हैं, बेबस हैं, पिट रहे हैं और उनके पास कोई एजेंसी नहीं है। और उन्हें बचाने कौन आता है? एक सवर्ण ब्राह्मण IPS अफसर अयान रंजन, जिसका किरदार आयुष्मान खुराना ने निभाया था। यानी बॉलीवुड की माने तो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकती, उसे एक सवर्ण हीरो की जरूरत है। लेकिन जब सिनेमा का कैमरा किसी दलित फिल्म मेकर के हाथ में आता है तो नैरेटिव कैसे बदलता है? ये पा रंजीत और नीरज घेवान जैसे डायरेक्टर्स की फिल्मों में दिखता है। नीरज घेवान की मसान का दलित किरदार कोई बेचारा नहीं है, वो सिविल इंजीनियरिंग पढ़ता है और सिस्टम से लड़कर अपनी जगह बनाता है। वहीं पा रंजीत की फिल्मों में दलित किरदार 3 पीस सूट पहनते हैं, अंबेडकर को पढ़ते हैं और अपने हकों की लड़ाई खुद लड़ते हैं। वो किसी सवर्ण मसीहा का इंतजार नहीं करते। आरक्षण पर होने वाली बहसों में एक तर्क और उछाला जाता है कि अगर कम नंबर वाले को कोटे की वजह से मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा तो जो स्टूडेंट डॉक्टर बनेंगे तो वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे। लेकिन मेरिट की ये चिंता तब रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है जब सिस्टम खुद अपने नियम बदलता है। साल 2023 में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की खाली सीटें भरने के लिए सभी कैटेगरीज का कट ऑफ आधिकारिक रूप से 0 कर दिया गया। 0। 2026 में तो खुद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA की गुजारिश पर जनरल का कट ऑफ 5 और SC/ST का 0 हो गया। यहां यह बात ध्यान देने वाली है कि एडमिशन कट ऑफ जिन खाली सीटों को भरने के लिए लगभग हर साल ही घटाया जाता रहा है, ये प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, उनकी फीस करोड़ों में होती है। आप कभी भी नहीं सुनेंगे कि एम्स या लेडी हार्डिंग या किंग जॉर्ज जैसे टॉप के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की सीट खाली रही हो। ऐसी बातें भी सुनने में आती हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस की लॉबी अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर कट ऑफ नीचे करवाती हैं ताकि उनके कॉलेजेस में करोड़ों की फीस आती रहे। करोड़ों की फीस देकर जब ये 0 नंबर वाले छात्र डॉक्टर बनते हैं तो किसी को खतरा महसूस नहीं होता। इसके अलावा सबसे बड़ा एकेडमिक सच ये है कि आरक्षण सिर्फ दाखिले के स्तर पर मिलता है। एक बार कॉलेज में एंट्री मिलने के बाद 5.5 साल तक होने वाले किसी भी मेडिकल एग्जाम में कोई आरक्षण नहीं होता। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के स्टूडेंट्स को भी वही सिलेबस पढ़ना होता है और पास होने के लिए उतने ही नंबर लाने होते हैं जितने एक जनरल कैटेगरी के छात्र को चाहिए होते हैं। यानी जो भी छात्र कॉलेज की भट्टी से तपकर डिग्री लेकर बाहर आता है, उसकी योग्यता की गारंटी देश के टॉप मेडिकल कॉलेजों की होती है। मेरिट के इसी तर्क के बारे में तमिलनाडु सरकार की जस्टिस AK राजन कमेटी की रिपोर्ट नीट के पूरे सिस्टम पर ही उंगली उठाती है। यह रिपोर्ट बताती है कि यह कोई मेडिकल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है, बल्कि यह सिर्फ ये चेक करता है कि किस छात्र के पास लाखों रुपए की कोचिंग लेने का प्रिविलेज है। हालांकि इस पूरी डिबेट में हमें एक सवर्ण छात्र की परेशानी को भी न्यूट्रल होकर समझना होगा। जब एक सवर्ण छात्र दिन रात मेहनत करके 600 से ज्यादा नंबर लाता है और फिर भी उसे सरकारी कॉलेज नहीं मिलता तो उसका टूटना बेहद स्वाभाविक है। लेकिन इस सवर्ण छात्र की असली लड़ाई उससे नहीं है जिसे आरक्षण मिला है। उसकी असली त्रासदी ये है कि देश में अच्छे सरकारी कॉलेजेस और संसाधनों की भारी कमी है।
जब पीढ़ियों से संसाधनों पर काबिज 100% एकाधिकार टूटता है और उन गिने चुने संसाधनों का बंटवारा समाज के हर वर्ग के साथ होता है, तो ऐसे में अगर तथाकथित उच्च जाति का बच्चा परेशान होता है तो इसमें कसूर उस सरकारी सिस्टम का भी है जो अच्छे इंस्टीट्यूट ज्यादा मात्रा में खड़े ही नहीं कर पाया। यह दरअसल सरकारों की नाकामी है, जिसे आरक्षण का नाम देकर एक सवर्ण और एक दलित छात्र को आपस में लड़ा दिया जाता है। यहां अब एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के बारे में बात किए बिना शिक्षा में आरक्षण की बात अधूरी रह जाएगी। जब मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के स्टूडेंट्स अपनी मेहनत से देश के सबसे बड़े शिक्षण संस्थानों में पहुंचते हैं तो वहां उन्हें एक ऐसे जातिवाद का सामना करना पड़ता है जिसे शहरी एलीट वर्ग ये कहकर झुठला देता है कि कास्ट वास्ट अब कहां बची है। इसे 3 उदाहरणों के जरिए समझिए। पहली है डॉक्टर पायल तड़वी की उदाहरण। मुंबई के मशहूर नायर अस्पताल में पढ़ने वाली डॉक्टर पायल तड़वी एक आदिवासी मुस्लिम समुदाय भील से ताल्लुक रखती थी। वो अपने समुदाय की पहली महिला थी जो गायनोकोलॉजी में एमडी कर रही थी, लेकिन 22 मई 2019 को उन्होंने अपने हॉस्टल में फांसी लगा ली। उनके सुसाइड नोट और पुलिस चार्जशीट के मुताबिक 3 सीनियर सवर्ण महिला डॉक्टर्स उन्हें हर दिन उनकी जाति और कोटे को लेकर प्रताड़ित करती थी। दूसरा उदाहरण है दर्शन सोलंकी का। आईआईटी बॉम्बे के 18 साल के दलित छात्र दर्शन सोलंकी ने हॉस्टल की 7वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। जांच समितियों की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि जैसे ही दर्शन के दोस्तों को उसकी कैटेगरी और एंट्रेंस एग्जाम की रैंक के बारे में पता चला, उन्होंने दर्शन से बात करना ही बंद कर दिया और उसे हाशिए पर धकेल दिया। तीसरा और सबसे चर्चित मामला है रोहित वेमुला का। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर रोहित वेमुला का केस तो पूरे देश ने देखा है। जब रोहित ने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के छात्रों के हक के लिए आवाज उठाई तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उसकी फेलोशिप रोक दी और उसे हॉस्टल से बाहर निकाल दिया। एक मेधावी छात्र को सिस्टम ने इस कदर तोड़ दिया कि उसे मौत को गले लगाना पड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रोहित ने यूनिवर्सिटी की पीएचडी में एडमिशन किसी कोटे से नहीं लिया था। रोहित के नंबर इतने अच्छे थे कि उसका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी यानी ओपन मेरिट से हुआ था। लेकिन मौत से पहले छोड़े गए अपने खत में उसने एक ऐसी लाइन लिखी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। मेरा जन्म ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना थी। एकेडमिक जगत और मानवाधिकार से जुड़े लोग इसे महज एक आत्महत्या नहीं मानते। दलित मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली देश की सबसे बड़ी संस्था नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स ने सबसे पहले इसे संस्थागत हत्या यानी इंस्टीट्यूशनल मर्डर का नाम दिया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी की प्रोफेसर अजंता सुब्रमण्यम अपनी किताब द कास्ट ऑफ मेरिट में आईआईटी जैसे संस्थानों का जिक्र करते हुए लिखती हैं, इन एलीट संस्थानों का पूरा ढांचा तथाकथित सवर्ण वर्चस्व को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ मार्जिनलाइज्ड छात्रों को मानसिक तौर पर इस कदर अलग थलग कर दिया जाता है कि उनके पास जान देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इसी तरह यूजीसी के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर सुखदेव थोराट की अगुवाई में बनी 2007 की थोराट कमेटी रिपोर्ट ने देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान एम्स में हुए जातिगत भेदभाव की पोल खोली थी। इस रिपोर्ट में बकायदा डेटा के साथ साबित किया गया था कि कैसे संस्थानों के भीतर दलित और आदिवासी छात्रों को हॉस्टल में अलग थलग करने, उन्हें क्लास में जलील करने और जानबूझकर फेल करने का एक पूरा सिस्टम काम करता है। थोराट कमेटी के आधिकारिक डेटा के मुताबिक एम्स में पढ़ने वाले करीब 84% SC/ST स्टूडेंट्स ने अंग्रेजी भाषा में रेमीडियल कोचिंग की जरूरत बताई थी, लेकिन यह सुविधा उन्हें नहीं दी गई। लगभग 69% SC/ST स्टूडेंट्स ने बताया कि उन्हें शिक्षकों से पर्याप्त मदद नहीं मिली और उनमें से लगभग 1/3 ने कहा कि शिक्षक उनकी जाति की वजह से उनसे दूरी बनाए रखते थे। लगभग 22% SC/ST स्टूडेंट्स का कहना था कि उन्हें पढ़ाई लिखाई के दौरान किसी न किसी तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। वहीं 76% ने कहा कि उनके पेपर ठीक से नहीं जांचे गए और 88% ने शिकायत की कि उन्हें उम्मीद से कम अंक दिए गए। प्रैक्टिकल और वाइवा को लेकर भी ऐसी ही शिकायतें उठी थी। 76% स्टूडेंट्स ने कहा कि परीक्षक ने उनकी जाति के बारे में पूछा था और 84% को लगा कि उनकी जाति की वजह से उनके ग्रेड पर असर पड़ा।
दिसंबर 2021 में खुद शिक्षा मंत्रालय ने संसद में एक डेटा पेश किया था। इस सरकारी आंकड़े के मुताबिक साल 2014 से 21 के बीच देश के आईआईटीज, आईआईएम्स, एनआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल 122 छात्रों ने आत्महत्या की। इस आंकड़े का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह था कि इनमें से 68 छात्र यानी 55% से ज्यादा एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते थे। साल 2024 में दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के कैंपस की दीवारों पर दलित विरोधी नारे लिखे जाने की बात सामने आई थी। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर देश के सबसे बड़े शिक्षण संस्थानों का माहौल मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए इतना दम घोटू क्यों है? इसका सीधा सा जवाब है रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व की कमी। क्लासरूम में बैठने वाले बच्चे तो आरक्षण के जरिए आ गए, लेकिन उन्हें पढ़ाने वाले और सिस्टम चलाने वाले लोग आज भी वही हैं जो पीढ़ियों से वहां काबिज हैं। 23 जुलाई 2025 को राज्यसभा में शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के खाली पदों का एक बेहद चौंकाने वाला डेटा पेश किया। इस डेटा के मुताबिक आज देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर के पदों पर एसटी समुदाय की 83%, ओबीसी की 80% और एससी समुदाय की 64% सीटें खाली पड़ी हैं। इसके मुकाबले जनरल कैटेगरी में सिर्फ 39% पद ही खाली हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के पदों का भी यही हाल है, जहां ओबीसी के 69%, एसटी के 65% और एससी के 51% पद खाली हैं, जबकि जनरल कैटेगरी में महज 16% पद ही खाली हैं। अब सवाल है कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए रिजर्व इतने सारे पद खाली क्यों छोड़े जा रहे हैं? इसका जवाब बीजेपी एमपी डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते के नेतृत्व वाली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन द वेलफेयर ऑफ एससीज एंड एसटीज ने अपनी 18 मार्च 2026 की रिपोर्ट में बताया कि यूनिवर्सिटीज एससी एसटी फैकल्टी की नियुक्तियों को रोकने के लिए एक बहुत ही चालाक हथकंडा अपनाती हैं। इस कमेटी के मुताबिक सवर्ण मानसिकता वाली सिलेक्शन कमेटियां जानबूझकर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के उम्मीदवारों पर नॉट फाउंड सुटेबल यानी एनएफएस का ठप्पा लगा देती हैं ताकि उन पदों को खाली रखा जा सके। यानी सिस्टम की कड़वी सच्चाई यह है कि पहले तो आप उन्हें आने नहीं देते और अगर वो पढ़ लिख कर आ जाएं तो आप उन्हें योग्य ही नहीं मानते। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, सत्ता के गलियारों का सच भी देखिए। सिविल सर्विसेज में एंट्री लेवल पर तो आरक्षण से अधिकारी आ जाते हैं, लेकिन नीतियां बनाने वाले शीर्ष पदों का क्या हाल है? संसद में पेश किए गए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग यानी डीओपीटी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार के 90 से ज्यादा सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों में एससी, एसटी और ओबीसी की संख्या उंगलियों पे गिनी जा सकती है। यानी देश का भविष्य तय करने वाले सबसे पावरफुल कमरों में आज भी ज्यादातर कुर्सियों पर सवर्ण जातियों का ही कब्जा है। जाति के बाद एससी और एसटी समुदाय को तो संविधान में आरक्षण मिल गया था, लेकिन देश की एक बहुत बड़ी ओबीसी आबादी मुख्य धारा से पूरी तरह कटी हुई थी। इन तथाकथित पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिए 1953 में फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया, जिसे काका कालेलकर कमीशन भी कहते हैं। 1955 में जब इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो देश के सामने पहली बार पिछड़ेपन का एक चौंकाने वाला डेटा आया। कमीशन ने अपनी जांच में पाया कि देश में 2399 जातियां ऐसी हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बेहद पिछड़ी हुई हैं। इनमें से भी 837 जातियों को अति पिछड़ा माना गया। काका कालेलकर कमीशन ने सिफारिश की कि इन पिछड़ी जातियों के लिए क्लास 1 नौकरियों में 25%, क्लास 2 में 33% और क्लास 3 और 4 की नौकरियों में 40% आरक्षण लागू किया जाए। साथ ही मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी संस्थानों में इनके लिए 70% सीटें रिजर्व करने की वकालत की गई थी। लेकिन तत्कालीन नेहरू सरकार ने इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। तर्क ये दिया गया कि अगर जाति को पिछड़ेपन का आधार बनाया गया तो समाज बंट जाएगा। कालेलकर रिपोर्ट के रिजेक्ट होने के 25 साल बाद 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार ने सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया,
जिसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। इतिहास इसे मंडल कमीशन के नाम से भी जानता है। मंडल कमीशन ने इस तथाकथित पिछड़ेपन को नापने के लिए 11 सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक इंडिकेटर्स बनाए। इस साइंटिफिक रिसर्च के बाद 1980 में कमीशन ने रिपोर्ट सौंपी, जिसकी फाइंडिंग्स के मुताबिक भारत में कुल 3743 जातियां ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आती हैं। भारत की कुल आबादी में इन ओबीसी जातियों की हिस्सेदारी 52% थी, लेकिन जब सत्ता और सरकारी नौकरियों का डेटा खंगाला गया तो पता चला कि इस 52% आबादी का प्रतिनिधित्व महज 12.5% है। मंडल कमीशन ने सिफारिश की कि इस भारी गैर बराबरी को खत्म करने के लिए ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण दिया जाए। यह 27% का आंकड़ा इसलिए तय किया गया था ताकि SC/ST का 22.5% कोटा मिलाकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए कुल आरक्षण 50% की सीमा को पार ना करे। इसके अलावा कमीशन ने लैंड रिफॉर्म्स लागू करने और प्राइवेट सेक्टर को भी आरक्षण के दायरे में लाने की सिफारिश की थी। लेकिन इस रिपोर्ट का भी वही हश्र हुआ जो कालेलकर रिपोर्ट का हुआ था। यह रिपोर्ट भी पूरे 10 साल तक धूल फाकती रही। आखिरकार अगस्त 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की इस 27% आरक्षण वाली सिफारिश को लागू किया, तब देश भर के सवर्ण सड़कों पर उतर आए। इस विरोध प्रदर्शन में आज प्रगतिशीलता की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग जैसे बरखा दत्त और विकास दिव्यकीर्ति भी शामिल थे। हालांकि अब जब विकास दिव्यकीर्ति के आरक्षण पर आप तर्क सुनेंगे तो वो आरक्षण के पक्ष में ही बातें करते हैं और पूरी ताकत से इसका समर्थन भी करते हैं। संभव है कि वक्त के साथ आरक्षण पर उन्होंने अध्ययन किया हो जिससे वो इसके समर्थन में आए। यह विरोध इसलिए नहीं था कि देश की मेरिट खतरे में थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि हजारों साल से चला आ रहा वो एकाधिकार अब टूट रहा था और सत्ता के गलियारों में तथाकथित पिछड़ों की एंट्री हो रही थी। खैर, जब भी पिछड़ेपन के ये आंकड़े सामने रखे जाते हैं तो एंटी रिजर्वेशन तबके से एक तर्क आता है कि सरकारी सिस्टम तो आरक्षण ने बर्बाद कर दिया है, असली टैलेंट तो प्राइवेट सेक्टर में है क्योंकि वहां आरक्षण नहीं है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आपको मशहूर समाजशास्त्री और यूजीसी के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर सुखदेव थोराट और पॉल एटेविल की रिसर्च पढ़नी चाहिए। साल 2007 में उन्होंने द लेगेसी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन नाम से एक रिसर्च पब्लिश की। उन्होंने देश की बड़ी प्राइवेट कंपनियों में नौकरी के लिए एक जैसी योग्यता वाले हजारों रिज्यूमेस भेजे। इन सभी सीवीज में पढ़ाई, नंबर और तजुर्बा बिल्कुल एक जैसा था। फर्क सिर्फ इतना था कि कुछ सीवीज पर तथाकथित सवर्ण सरनेम जैसे शर्मा और अग्रवाल लिखे थे और कुछ पर दलित और मुस्लिम सरनेम जैसे पासवान और कांबले थे। नतीजा चौंकाने वाला था। समान योग्यता होने के बावजूद तथाकथित सवर्ण सरनेम वाले सीवीज पर इंटरव्यू की कॉल्स मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के सीवीज के मुकाबले 60 से 70% ज्यादा आई। प्राइवेट सेक्टर का ये अदृश्य जातिवाद साबित करता है कि बिना आरक्षण के भारत का कॉरपोरेट सेक्टर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लोगों को अपने दरवाजे के अंदर घुसने तक नहीं देना चाहता। उनकी नजर में असली मेरिट डिग्री नहीं बल्कि सरनेम है। इन्हीं मुद्दों को देखकर डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण की नींव रखी थी। लेकिन आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर एक झूठ बहुत धड़ल्ले से फैलाया जाता है कि संविधान निर्माता तो आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए चाहते थे, लेकिन राजनेताओं ने इसे वोट बैंक के लिए बढ़ा दिया। यह इस देश का सबसे बड़ा सफेद झूठ है। सच्चाई यह है कि संविधान के आर्टिकल 334 के तहत जो 10 साल की समय सीमा तय की गई थी वो सिर्फ राजनीतिक आरक्षण के लिए थी, यानी लोकसभा और विधानसभा में SC/ST के लिए रिजर्व सीटों के लिए। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 15 और 16 में है और संविधान निर्माताओं ने इन अनुच्छेदों में आरक्षण की कोई भी समय सीमा तय नहीं की थी, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि हजारों साल का संस्थागत बहिष्कार महज 10 साल में खत्म नहीं हो सकता। आरक्षण कोई गरीबी हटाओ योजना नहीं है। ये शासन, प्रशासन और शिक्षा में उन वर्गों का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करने का संवैधानिक टूल है जिन्हें सदियों तक संपत्ति और ज्ञान से दूर रखा गया।
आरक्षण पर होने वाली हर बहस में एक तर्क सबसे ज्यादा उछाला जाता है। अक्सर कहा जाता है कि चलिए मान लिया कि पुराने जमाने में भेदभाव होता था, लेकिन आज के दौर में एक दलित आईएएस के बेटे को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? अगर कोई आर्थिक रूप से संपन्न हो गया है तो उसे कोटा छोड़ देना चाहिए। सुनने में यह तर्क बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन यह तर्क इस बुनियादी गलतफहमी से पैदा होता है कि आरक्षण कोई गरीबी हटाओ योजना है। भारत में जाति व्यवस्था की सबसे खौफनाक सच्चाई यह है कि आपका बैंक बैलेंस आपकी जाति तय नहीं करता। एक मार्जिनलाइज कम्युनिटीज का व्यक्ति चाहे जितनी भी दौलत कमा ले या कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाए, इस देश का तथाकथित सवर्ण समाज उसे उसकी जाति से ही आंकता है। इसे एक रियल इंसिडेंट से समझिए। फरवरी 2022 में राजस्थान के जयपुर जिले में एक शादी हुई। दूल्हे का नाम था सुनील कुमार धनवंता। सुनील कोई आम आदमी नहीं, 2020 बैच के एक आईपीएस अफसर हैं। लेकिन अपनी ही शादी में घोड़ी चढ़ने के लिए इस आईपीएस अफसर को सैकड़ों पुलिस वालों की सुरक्षा लेनी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि वहां उनकी मेरिट, उनकी क्लास या उनका रैंक काम नहीं आया। सवर्ण मानसिकता को सिर्फ एक चीज खटक रही थी, उनकी जाति। भारत के प्रख्यात समाजशास्त्री आंद्रे बेते ने अपनी किताब कास्ट, क्लास एंड पार में लिखा है कि भारत में क्लास यानी आर्थिक रुतबा एक ओपन सिस्टम है जिसे आप अपनी शिक्षा और पैसे से बदल सकते हैं, लेकिन कास्ट एक क्लोज्ड सिस्टम है जो जन्म से तय होता है। आप चाहे जितने अमीर हो जाएं या जितने भी बड़े अफसर बन जाएं, इस समाज में आपकी जाति का ठप्पा कभी नहीं मिटता। अब आते हैं क्रीमी लेयर की डिबेट पर। 1992 के मशहूर इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू किया था। इसका मतलब था कि ओबीसी समाज के जो लोग एक तय आर्थिक सीमा से ऊपर हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन एससी और एसटी समुदाय को इस क्रीमी लेयर से बाहर रखा गया। इसके पीछे डॉक्टर अंबेडकर और संविधान निर्माताओं का स्पष्ट विजन था। उनका मानना था कि एससी एसटी समाज ने जिस छुआछूत और संस्थागत बहिष्कार का सामना किया है, वो केवल पैसे की कमी का नतीजा नहीं था, वो सीधे तौर पर जन्म और जाति से जुड़ा था। समाज की नजर में एक गरीब दलित भी अछूत है और एक अमीर दलित भी अछूत ही है। आधुनिक शहरों में रहने वाला एलीट वर्ग अक्सर यह भ्रम पालता है कि महानगरों में जाति नहीं है, हम तो किसी की जाति नहीं पूछते। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो रविवार के अखबारों का मैट्रिमोनियल सेक्शन खोल कर देख लीजिए। वहां आईएएस, डॉक्टर या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले करोड़ों के पैकेज वाले लड़के लड़कियों के लिए भी सबसे पहली शर्त सेम कास्ट ही होती है। आज भी राजस्थान समेत कई राज्य सरकारें अंतरजातीय विवाह करने पर 1 लाख या 2.5 लाख देने की स्कीम चलाती हैं। आज भी शादी को एक नॉर्मल अफेयर की तरह नहीं, बल्कि दलित उत्थान स्कीम जैसा समझा जाता है। जब सरकारें ही अपनी सोच नहीं बदल पाई हैं, तो आम जनता तक इस बदलाव के पहुंचने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? यानी जब तक इस देश में जाति के आधार पर सामाजिक अपमान और बहिष्कार जिंदा है, तब तक अमीर लोगों पर कोटा छोड़ देने का तर्क महज एक छलावा है, क्योंकि यह सवर्ण समाज किसी हाशियाकृत व्यक्ति के अमीर होने पर उसे अपने बराबर बैठने का सामाजिक अधिकार और सम्मान आज भी नहीं देता। आर्थिक आधार वाली इसी बहस से जन्म होता है आजाद भारत के सबसे बड़े नीतिगत बदलाव का, यानी ईडब्ल्यूएस, जिसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया जाने वाला आरक्षण कहते हैं। जनवरी 2019 में भारत सरकार ने 103वां संविधान संशोधन किया और जनरल कैटेगरी के लिए 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू कर दिया। इसका आधार कोई सामाजिक पिछड़ापन या संस्थागत बहिष्कार नहीं था, बल्कि सिर्फ आर्थिक स्थिति थी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लागू होते ही 2 बहुत दिलचस्प बातें हुई। पहली, जो लोग 1990 के मंडल कमीशन के वक्त सड़कों पर उतर आए थे और चिल्ला कर कह रहे थे कि आरक्षण से देश की मेरिट खत्म हो जाएगी, वो ईडब्ल्यूएस कोटे के लागू होने पर बिल्कुल खामोश रहे। किसी ने मेरिट की दुहाई नहीं दी। और दूसरी बात, भारत में आरक्षण का जो मूल सिद्धांत डॉक्टर अंबेडकर ने रखा था, यानी प्रतिनिधित्व, ईडब्ल्यूएस ने उस सिद्धांत को बदलकर एक गरीबी हटाओ योजना में तब्दील कर दिया। ईडब्ल्यूएस के आंकड़े भी अपने आप में एक मजाक है। इसके तहत गरीब उसे माना गया जिसकी सालाना पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है। अब जरा जमीनी हकीकत देखिए। भारत में पर कैपिटा इनकम 2 से 3 लाख रुपए के बीच झूलती है, लेकिन 8 लाख रुपए कमाने वाला आर्थिक रूप से कमजोर मान लिया जाता है।
अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 8 लाख की लिमिट में देश की लगभग 90% से ज्यादा सवर्ण आबादी कवर हो जाती है। यानी एक तरह से ईडब्ल्यूएस के जरिए अब इस देश में हर किसी के पास आरक्षण है। हालांकि यह भी बिल्कुल सही बात है कि सवर्ण जातियों में भी एक बड़ा तबका गरीबी से जूझ रहा है और सरकार की ओर से कोशिशें होती रहनी चाहिए। उन्हें मिले एक एडमिशन या एक नौकरी से उनके पूरे परिवार की स्थिति में परिवर्तन आ सकता है। लेकिन इन गरीब सवर्णों का हक वो लोग खा रहे हैं जो पैसे और प्रतिष्ठा दोनों से मजबूत है। आए दिन यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का गलत इस्तेमाल कर सिलेक्शन पाने की खबरें आती रहती हैं। क्या सवर्ण अपनी ही जातियों में मौजूद पिछड़े लोगों का भला नहीं देख सकते? मौजूदा हालात तो यही गवाही देते हैं। हालांकि ऐसे ही हालात दलित जातियों में भी है, क्योंकि दलित जो आरक्षण है उसमें भी दलित छात्र आपस में कंपीट करते हैं और उसमें कई छात्र ऐसे भी होते हैं जो किसी आईएएस के बेटे हैं या आईपीएस के बेटे हैं। लेकिन जो गरीब तबके से आने वाला दलित छात्र है उसको भी ऐसे ही प्रिविलेज्ड और दलित छात्रों से कंपीट करना पड़ता है, ना कि सवर्णों से। जब सिस्टम पर सवर्ण मानसिकता का कब्जा होता है तो नीतियां कैसे बनती है, इसका एक और ताजा उदाहरण जनवरी 2024 में देखने को मिला। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की। इस ड्राफ्ट के चैप्टर 10 में एक ऐसा क्लॉज डाल दिया गया जिसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। ड्राफ्ट में कहा गया था कि अगर एससी एसटी या ओबीसी के लिए रिजर्व किसी पद पर कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता तो उस पद को डी रिजर्व यानी अनारक्षित किया जा सकता है और उसे जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार से भी भरा जा सकता है। पहले ही हमने आपको बताया था कि कैसे सिलेक्शन कमेटियां जानबूझकर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के उम्मीदवारों को एनएफएस यानी नॉट फाउंड सुटेबल करार दे देती हैं। यूजीसी का यह ड्राफ्ट उसी का अगला कदम था। पहले एनएफएस घोषित करो और फिर उस रिजर्व सीट को जनरल कैटेगरी में बदलकर अपने लोगों को बैठा दो। हालांकि दलित और आदिवासी संगठनों के भारी विरोध और राजनीतिक बवाल के बाद शिक्षा मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी और यूजीसी ने उस ड्राफ्ट को वापस ले लिया। लेकिन इस एक घटना ने बता दिया कि सत्ता के गलियारों में बैठे लोग आरक्षण को खत्म करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। लेकिन दलित, बहुजन और आदिवासी समुदायों को मिलने वाले इस आरक्षण को हमें एक और नजरिए से देखना चाहिए। झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के जंगलों में रहने वाले अगर किसी आदिवासी परिवार का लड़का या लड़की इस आरक्षण की वजह से टीचर का पद हासिल करते हैं तो वो अपने समाज और अपने आसपास के इलाकों में कितना बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि वो उस दुख और संघर्ष को अच्छे से जानते हैं जिससे वो निकल कर आए हैं। और जो बच्चे अभी भी उस संघर्ष में पिस रहे हैं उनकी मदद वो लोग कर सकते हैं। इस पूरे एपिसोड में हमने इतिहास, समाजशास्त्र, सरकारी डेटा और जमीनी हकीकत के पन्ने पलटे और अब हम लौटते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आखिर इस देश में आरक्षण कब तक चलेगा? क्या यह कभी खत्म होगा? इसका सबसे सटीक और तार्किक जवाब है, जिस दिन इस देश से जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी उसी दिन आरक्षण की भी कोई जरूरत नहीं रहेगी। आरक्षण इस देश की कोई बीमारी नहीं है, ये एक इलाज है। बीमारी का नाम है जातिवाद। जब तक इस देश में किसी रोहित वेमुला या पायल तड़वी को उनकी जाति के कारण हॉस्टल के कमरों में जान नहीं देनी पड़ेगी, जब तक अखबारों के मैट्रिमोनियल सेक्शन से सेम कास्ट वाले विज्ञापन गायब नहीं हो जाते, जब तक देश की यूनिवर्सिटीज और ब्यूरोक्रेसी में 90% पदों पर बैठा एकाधिकार टूटकर समाज के हर वर्ग तक नहीं पहुंच जाता, और जब तक किसी दलित अफसर को अपनी शादी में घोड़ी चढ़ने के लिए पुलिस का पहरा नहीं लगाना पड़ेगा, जब तक देश के हाशियाकृत बच्चों तक बिना भेदभाव के शिक्षा नहीं पहुंच जाती, तब तक आरक्षण की जरूरत मौजूद रहेगी। क्योंकि जब तक मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के पैरों में बंधी हजारों साल की बेड़ियां पूरी तरह कट नहीं जाती, तब तक इस देश में मेरिट के नाम पर लगाई जाने वाली कोई भी रेस कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकती। इसलिए सिर्फ आरक्षण का विरोध करने से कुछ भी नहीं होगा। कोशिशें तेज होनी चाहिए कि कैसे जातियों के बीच का भेद खत्म हो, जिसके बाद आरक्षण की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि निकट भविष्य में जातिवाद के इस देश से जाने का कोई भी आसार नजर नहीं आता। इस पूरे वीडियो के बाद अभी हम लोगों को ऐसे कमेंट्स भी देखने को मिलेंगे कि आपने सवर्ण बच्चों के दुख की बात नहीं की,
तो यहां हम लोग साफ कर देना चाहते हैं कि हमारी सहानुभूति हर उस पढ़ने वाले बच्चे के साथ है जो दिल से तैयारी करता है लेकिन वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, फिर चाहे वो सवर्ण हो या दलित। लेकिन यहां एक बात यह भी समझनी जरूरी है कि अगर सवर्ण जाति का बच्चा अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता तो उसमें किसी दलित स्टूडेंट का कसूर नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जिसमें चाहे दलित हो या सवर्ण, सबको उनकी मर्जी के कोर्स में दाखिला मिल सके और सरकार इतने इंस्टीट्यूट खड़े करे जिसमें सवर्ण और दलित एक समान पढ़ सके। तो ये था आरक्षण को लेकर डिबेट पर हमारा पूरा किस्सा। यह किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किस्सा किस एपिसोड को लिखा था मेरे साथी मयंक झा ने और कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने। बाकी इस पूरे एपिसोड को बनाने में मेरे और कई साथियों का योगदान रहता है, तो उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं हूं भूपेंद्र सोनी, इजाजत दीजिए और देखते रहिए खबरगाम। शुक्रिया।